हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायो का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर मैंने 2 लेक्चर में बनाया हुआ है, मतलब 2 पार्ट में है। आप देखो, इसको समझो और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप चाहो तो मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है ये। और ये लेक्चर मैं एक ही बार में पूरा ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि इसके टोटल 2 पार्ट्स मैंने आपको बोले थे मैं बनाऊँगा। इसके पहले का पार्ट मैंने बना दिया है, उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सब कुछ देखा था। अब हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल्सो फैमिलियर विथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, अब इसके पहले हमने असेक्सुअल में क्या देखा था कि सिंगल बॉडीज इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल में, बट यहाँ पे सेक्सुअल में हमें 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स और नॉर कैन हेंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। ठीक है, ये आपको पता ही है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, दोनों में क्या मेल और फीमेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, are needed to produce new generations. What is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitations of asexual mode of reproduction which we can be discussing above? तो ठीक है, यहाँ पे हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो पहले लेक्चर में मैंने डीएनए कॉपी का और अल्टरेशन का, वेरिएशन का जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था, उस एक्सप्लेनेशन को इन्होंने फिर से अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में समझाया है। क्या दिया है? द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए वाज एज वेल एज ऑफ द सेलुलर apparatus. द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। ठीक है, हमने डीएनए कॉपी का हमने पहले भी देखा था, पहले लेक्चर में मैंने बताया था वो कैसा होता है। डीएनए जब भी कॉपी होती है वो एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत अल्टरेशन तो होता ही होता है। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें इस तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं पॉपुलेशंस में। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो ये जो वेरिएशंस है वो जरूरी भी होता है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, यहाँ भी वही उसने बोला है कि वेरिएशन जरूरी है। क्यों? सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज के लिए। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस ऑफ इफ ऑर्गेनिजम्स came up with the reproductive modes that allowed more and more variations to be generated. While DNA copy mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि डीएनए कॉपी जो होता है वो कैसा रहता है, एक तरह से थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं होता है। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, अगर डीएनए कॉपी हमारा लेस एक्यूरेट होगा तो many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. तो अगर डीएनए कॉपी अच्छे से ना हो, लेस एक्यूरेट हो जाए, उसका अपना खुद का apparatus उसको ना मिले तो सिंपली डाई हो जाएगा, मर जाएगा। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? Each new variation is made in DNA copy that already have variations accumulated from previous generations. तो इन्होंने बोला कि जब भी डीएनए की कॉपी होती है तो वो अपने प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा बेटर ही होता है। ठीक है, उसमें वेरिएशन करने की क्षमता होती है। Thus 2 different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. और कोई बैड इफेक्ट ना हो ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएशंस। अब यहाँ पे जब भी कंबाइन होगा 2 या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स के, तो हमें नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे, नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वेरिएशन पे। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो 2 अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, दोनों का पैटर्न अलग होगा, वेरिएशन अलग होंगे। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो उनका जो डीएनए कॉपी है, जो कंबाइन हो रहा है डीएनए, वो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होता है।
बट दिस क्रिएट्स ए मेजर डिफिकल्टी। क्या डिफिकल्टी है वो? इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, then each new generation will end up having the twice amount of DNA। अब हर इंडिविजुअल अपना डीएनए कॉपी करके देगा, तो इस तरह से उसको डबल मिल जाएगा जो न्यू जनरेशन होगा, डेट द प्रीवियस जनरेशन हैड। दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर apparatus बाय द डीएनए। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? तो क्या दिया इन्होंने, डिफिकल्टी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? We have seen earlier that organisms become more complex, the specialization of tissue increases। जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का टिश्यू सेल बढ़ते हैं, नए नए ऑर्गन्स आते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA। इसने क्या बोला कि half the number of chromosomes पहला, और हाफ द नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। दिस इज अचीव्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जिसको कहते हैं कॉल्ड मियोसिस। तो ये मियोसिस वर्ड याद रखिएगा। मियोसिस में क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजेन्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंबाइन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल बनता है, उसको हम लोग सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस कहते हैं। Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation। तो इससे क्या होगा, जब नया जनरेशन बनेगा तो उसका क्रोमोजोम्स और डीएनए कंटेंट सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue organs, अब कोई zygote है जिसका highly specialized tissue और organs है, then it has to be sufficient stores of energy for doing this। तो उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar। तो यूनिसेलुलर में या सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था कि जो दो जर्म सेल होंगे वो कैसे होंगे, सिंपल होंगे और उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी कह सकते हो कि होती है। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। अब बॉडी डिजाइन अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो जर्म सेल भी स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड, जिसमें से एक जर्म सेल आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए और वो क्या करेगा, फूड स्टोर करके रखेगा। दूसरा, वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू मोटाइल, मतलब वो मूव कर सके। तो दो जर्म सेल इन्होंने बताया है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल। अब जो मूव कर सकता है उसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। जो फूड स्टोर करके रखता है उसको फीमेल गैमेट है वो, और जो मोटाइल है, जो मूव कर सकता है, वो हमारा मेल गैमेट है। वी शैल see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to difference in the male and female reproductive organs and in some cases differences in bodies of the male and female organs। तो हम देखेंगे सब अच्छे से डिटेल में भी हम देखने वाले हैं कि कैसे ये दो अलग अलग जो गैमेट्स है, मेल और गैमेट, फीमेल गैमेट, कैसे रिप्रोडक्शन में इनका क्या रोल है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या दिया है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स आपको पता है, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स। ठीक है, ये सब आपको पता है। स्टेमन्स एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसके ऑफ ए फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स। What possible function could the petals and पेटल्स और सेपल्स का क्या फंक्शन हो सकता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पेटल्स क्या करता है, पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, जिसमें आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, एंड टू प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसी तरह सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज। जब वो बर्ड के केस में रहता है, जब वो बर्ड रहता है तो सेपल्स उसको प्रोवाइड करता है। पिक्चर में देख सकते हो, सेपल वो ग्रीन वाला पार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में जो बर्ड रहता है वो बर्ड को कवर पूरी तरीके से सेपल नहीं करके रखता है, फिर धीरे धीरे उसमें से ये हमारा पेटल बाहर निकल के आ जाता है। तो ये पेटल क्या करता है, इंसेक्ट को इंटरेक्ट करता है ताकि इंसेक्ट क्या करे, पॉलिनेशन करा सके। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया और वाटरमेलन होते हैं, व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमन्स और पिस्टल। तो जो यूनिसेक्सुअल होते हैं फ्लावर्स,
वो या तो उनमें सिर्फ स्टेमन्स होगा या तो पिस्टल्स होंगे। और बाइसेक्सुअल जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड है उसमें दोनों होते हैं। व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल। स्टेमन क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पोलन एंड प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। डेट आर येलोइश इन कलर, ठीक है, आपने किसी फ्लावर को देखा हो तो येलो येलो लग जाता है, उसके आपके हाथों में, वही हमारा स्टेमन है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर डेट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पिस्टल आपका जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, कौन कौन से? द सोलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, एंड द टर्मिनल जो पार्ट होते हैं वो हमारा स्टिग्मा होता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, ये आपका पॉलन ट्यूब है, और लास्ट में आपका ओवरी है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और हर ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, ठीक है। तो आपका जो पॉलेंस है, पॉलन ग्रेन है, वो कहाँ किससे फ्यूज होता है, वो हमारा इसी ओव्यूल से फ्यूज होता है। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। अब दस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। अब पॉलन को क्या है, अपने आप तो नहीं चला जाएगा, उसको ट्रांसफर होना जरूरी है। कैसे जाएगा, कुछ पाथ होना चाहिए। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में होता है ट्रांसफर, इट इज रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में सेम, जैसे बाइसेक्सुअल हो गया, तो बाइसेक्सुअल में क्या होगा, आपका स्टेमन भी होगा और स्टिग्मा भी होगा। तो इस केस में क्या होगा कि वो खुद ब खुद पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेम फ्लावर में हो रहा है ट्रांसफर तो सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water and animals। अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक कैसे ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो वो एक्सटर्नल एजेंट्स का काम होता है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया या इंसेक्ट्स हो गए। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, जैसे ही आपका पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, ये पॉलन ग्रेन्स है, ये आपका मेल जर्म सेल अंदर जा रहा है थ्रू द पॉलन ट्यूब, और फाइनली वो ओवरी में प्रेजेंट हो जाता है, एंटर हो जाता है। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन दैट ट्रेवल्स थ्रू ए स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो यही उसने कह सकते हैं पॉलन ट्यूब की बात कर रहा है, पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय विद इन द ओव्यूल। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जाइगोट जो हमारा है वो क्या करेगा, वो डिवाइड होते चला जाता है फ्लावर का, और फाइनली द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट। ओव्यूल जो है वो टफ कोट में चेंज हो जाता है, एंड एज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड, और वो बाद में सीड में ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म फ्रूट। और जो ओवरी है हमारा फ्लावर का, वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में। Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style and stigma may shrivel and fall off. ये लोग सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? आपने देखा भी होगा। Try and work out the advantages of seed formation of the plant. तो सीड फॉर्मेशन कैसा, तो क्या एडवांटेज है, उससे नया प्लांट बन सकता है। The seed contains the future plant, कि हमें पता है कि सीड में क्या होता है, उसका फ्यूचर प्लांट होता है। और एम्ब्रॉय विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर appropriate condition, this process known as germination। तो वो जो सीड है या जो एम्ब्रॉय है वो डेवलप होगा किस में, सीडलिंग में, और वो जर्मिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताया नहीं है, बट ये जरूरी है, ध्यान में रखना है। उसने एक सीड लिया हुआ, कैसा है वो जर्मिनेशन, यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, बंगाल ग्राम दिया, जो चना कह सकते हो आप। वो कॉटिलेडेंस दिए हुए हैं, डाइकोट है वो, क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डाइकोट कहलाते थे। फूड स्टोर इसी के अंदर रहता है, और जो अपर पार्ट है वो पल्म्यूल कहलाता है। फ्यूचर शूट है वो,
जिससे ब्रांचेस निकल आएंगे, लीफ निकल आएंगे, और जो नीचे का पार्ट है वो रेडिकल कहलाता है, जिससे फ्यूचर रूट है हमारा। एक ऊपर का शूट कहलाता है और नीचे का रूट कहलाता है। तो रेडिकल से रूट याद रखना है, बाकी पल्मिनल तो शूट याद हो ही जाएगा। तो रेडिकल फॉर रूट ऐसा याद रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट interested in, namely human beings. Humans use a sexual mode of reproduction. ठीक है, let us begin at apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. ठीक है, हमें पता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा बॉडी चेंज होता है। You have learned changes that take place in your body earlier class. आपने क्लास 8 में भी, अगर आपको याद होगा, तो ये सब चीज़ें इन्होंने दी हुई थी। एडोलसेंट्स एक चैप्टर था, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। We noticed that our heights and increased continuously from early age till now. We acquire teeth, even lose the old so-called milk teeth जिसको हम कहते हैं, and acquire new ones. तो इस तरह से उन्होंने बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है all of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. तो इस तरह से हमारा बॉडी लार्जर होता है, सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। But in early teenage years, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. लेकिन हमारे अर्ली एज में, टीन एज में कह सकते हो, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इंस्टीड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंज, न्यू फीचर अपीयर्स एंड डू न्यू सेंसेशंस। तो ये बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को हमारी बॉडी में मिलते हैं। Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpits and genital area between the thigh, which can also become darker in color. हमें नए नए अलग अलग जगहों पे हमें बाल आते हैं, हेयर्स आते हैं। Thinner hair can also appear in on legs and arms. ठीक है, ये भी दिया है, हाथ पे पैर पे भी बाल आते हैं। As well as on the face. ठीक है, जो मोस्टैक एंड बियर्ड कह सकते हो आप। The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को पिंपल्स भी होने लगते हैं। We begin to be conscious and aware of both our bodies and those other in new age. On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. और कुछ चेंजेस होते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं बॉयज और गर्ल्स के बीच में। In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples and the tips of the breast. Also, girls begin to menstruate at around the dish time. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begins to crack. ऐसे changes हमें देखने को मिलते हैं boys और girls में। Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or night. ये इन्होंने एक्सट्रैक्ट बताया है। All of these changes take place slowly over a period of months and years. और ये जो चेंजेस हमें देखने पड़ते हैं ये कैसा स्लो चेंजेस है। ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। और ये हर पर्सन में का अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, सब में एक जैसे नहीं होते। नॉट डू दे हैपन एन एग्जैक्ट एज, कोई इसका फिक्स एज नहीं है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। अब कुछ लोगों में जल्दी हो जाता है, जल्दी चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में टाइम लग जाता है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली इधर। सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर्स एज फ्यू स्कैटर। जैसे स्टार्टिंग में जो फेसेस पे हेयर आते हैं, कह सकते हो जो बियर्ड्स हैं या मोस्टेक है, दाढ़ी मूछ जो आती है, वो पहले हल्के हल्के बाल आते हैं, कहने का मतलब है। बाद में वो थिक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म। फिर बाद में वो आपको यूनिफॉर्म हो जाता है, अच्छा खासा आने लगता है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल। अलग अलग पीपल में अलग अलग तरीके आते हैं, किसी को ज़्यादा रहता है, किसी को कम होता है। जस्ट वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेज और फिंगर। जैसे हमारे फेस के साइज है, नोज अलग साइज का है, फिंगर्स अलग साइज के, वैसे ही सेम। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स इन हेयर ग्रोथ। इसी तरह हेयर का ग्रोथ का भी अलग अलग पैटर्न होता है। और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट एंड पेनिस। All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body.
Next, why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need of specialized cell types. ठीक है, specialized cell types चाहिए हमें चाहिए in multicellular bodies to carry out specialized function. अब specialized function के लिए जाहिर सी बात है specialized cell चाहिए. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function. अब ये एक फंक्शन है, हमें जो germ cell क्रिएट करना है, जो क्रिएट हो रहा है उसके लिए इन्होंने बताया. एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम. प्लांट में भी होता है, स्पेशल टिश्यू होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed and achieved this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. स्टार्टिंग में बॉडी का जब ग्रोथ होता है तो उस समय रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेजर प्रायोरिटी नहीं होता. पहले बॉडी का अच्छे से ग्रोथ हो जाए, उसके बाद दस एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन. फिर हमारा जब बॉडी का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है उसके बाद रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर. तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, दोनों साथ में नहीं होता है. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और इसी को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं. So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. अब दो germ cells को आपस में join करना जरूरी है. This can happen by external release of germ cells from the bodies of individual as happens in flowering plants. इस flowering plants में होता है. Or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells or for fusion. As happens in many animals, if animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. तो उनका जो स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल. मेनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस. तो उसने ये बताया कि सेक्सुअल मैच्योरिटी होना जरूरी है, और ये पता कैसे चलेगा, तो वो जो नए नए पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे हमारे बॉडी पे, उससे हमें ये पता चलेगा कि वी आर इन द स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन. नेक्स्ट, on the other hand, the actual transfer of germ cells between two peoples need special organs for the sexual act. अब germ cell को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to be mature to accommodate these possibilities. तो इसके लिए फीमेल की बॉडी का अच्छा खासा मैच्योर होना जरूरी है. Let us look at the system involved in the process of sexual reproduction. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम आता ही आता है. प्री बोर्ड्स में खासकर कभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नेक्स्ट प्री बोर्ड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल दिया जाता है. बाकी फ्लावर का भी ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूरी है. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द germ cell and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. अब क्या बोला उसने कि the male reproductive system consists of portion which produces the germ cell and other portions that deliver the. तो सबसे पहले तो germ cell जहाँ प्रोड्यूस होगा, जहाँ बनेगा, वो हमें चाहिए एक चीज़, एक ऑर्गन चाहिए, और एक दूसरा ऑर्गन चाहिए जो कि उस germ cell को डिलीवर कर सके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में. तो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल है या जिसको आप स्पर्म कह सकते हो, ये कहाँ बनेगा, टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. दिज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कॉर्टम, और ये एक स्कॉर्टम में लोकेटेड रहेगा आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर. ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई टेस्टिस और या फिर स्कॉर्टम इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. तो बॉडी के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर इसको चाहिए. We have discussed the role of the testis in the secretion of the hormone
टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टिस में एक हार्मोन होता है, ठीक है, इस हार्मोन का नाम याद रखना जरूरी है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स आउट अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो चेंजेस ड्यू टू द एक हार्मोन है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का थोड़ा आपको याद रखना जरूरी है। अब द स्पर्म्स फॉर्म्ड बाय डिलीवर्ड थ्रू द वाइस डिफरेंस, अब जो स्पर्म है उसका डिलीवरी कैसे होगा, तो आप देख सकते हो वाइस डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक ट्यूब के जैसा होता है, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो वाइस डिफरेंस है एक दूसरे ट्यूब से यूनाइट हो जाएगा, मिल जाएगा, जिसका नाम है यूरिनरी, ये ब्लैडर से, उसके ट्यूब से मिल जाएगा। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज, इस तरह से यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। तो स्पर्म्स और यूरिन का कॉमन पैसेज हो जाता है फिर यूरेथ्रा। दोनों का ट्यूब अलग अलग है। यूरिन के लिए आपका यूरिनरी ब्लैडर वाला ट्यूब है, जिसको यूरेटर आप कह सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में दिया भी, आप देख सकते हो। यहाँ से यूरेटर से यूरिन आएगा फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन के पार्ट में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेटर हमारा यूरिन आता है, और ये टेस्टिस से एक ट्यूब दिया है जिसका नाम है वाइस डिफरेंस, और ये दोनों जाके फिर आगे यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने दिया हुआ है। अब along the path of the vas deferens glands like the prostate and seminal vesicle, अब यहाँ पे एक ग्लैंड्स का नाम दिया इन्होंने, कौन कौन से ग्लैंड है, एक हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखना है, एंड द सेमिनल वेसिकल। इन दोनों का क्या रोल है, एट देयर सिक्रीशन सो डेट द स्पर्म्स आर नाउ इन ए फ्लूइड। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं ताकि जो हमारा स्पर्म है वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए, which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition। साथ में ये fluid क्या प्रोवाइड करता है, उसको ट्रांसपोर्ट होने में इजी हो जाता है स्पर्म को, और साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज डेट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म होता क्या है, छोटा सा टाइनी बॉडी है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड ए लॉन्ग टेल डेट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, और उसमें एक टेल होता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। अब फीमेल जर्म सेल्स कह सकते हो या फिर एग्स कह सकते हो, आर मेड, वो ओवरीज में बनते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, हार्मोन्स भी प्रोडक्ट ये फॉर्म करते हैं। लुक एट द एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे अलग अलग दिया, ओविडक्ट है, फैलोपियन या फिर उसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये हमारा ओवरी है, यूट्रस दिया है, सर्विक्स दिया है, वेजिना दिया है, ऐसे ऐसे इन्होंने नाम दिए हैं। देखते हैं अब इन्होंने क्या क्या इसमें दिया है। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट्स मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज, किसी एक ओवरी से वो एक एक करके आता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, आप इसको कह सकते हो। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूटेरस। अब यूटेरस से वो कंबाइन हो जाते हैं। द यूटेरस ओपन्स अप इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स, उन्होंने ये दिया हुआ है। The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. तो यहाँ पे स्पर्म के बारे में उसने बताया कि स्पर्म कैसे ट्रैवल करता है और किस तरीके से वो एनकाउंटर करेगा एग को। अब जैसे उसने एनकाउंटर किया तो फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रॉय। बाद में हमारा जो जाइगोट है वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। बाद में वो एम्ब्रॉय को कहाँ रख दिया, कहाँ चला जाता है, वो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है और बाद में वो फीटस का रूप ले लेता है। We have seen in earlier sections that mother's body is designed to undertake the development of the child,
Hence the uterus prepared itself every month to receive the mature growing embryo. तो जो ये है यूट्रस है एवरी मंथ प्रिपेयर रहता है इस चीज़ के लिए. द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड नरिशेस ग्रोइंग एम्ब्रॉय. अब जो लाइनिंग है उसमें हाईली सप्लाइड ब्लड होते हैं, वो नरिश करता है एम्ब्रॉय को. द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. तो अब ये प्लेसेंटा का फंक्शन वर्क आपको ध्यान में रखना है कि जिस एम्ब्रॉय को आपको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो मदर्स के ब्लड से मिलेगा. कैसे? थ्रू द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल. अब ये कैसा डिस्क के जैसा रहता है यूटेरिन वॉल पे उसका. इट कंटेन्स विली. विली का मैंने पहले ही बताया था कैसा स्ट्रक्चर होता है. ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू, ऑन द मदर्स साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली. दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज. अब वो विली क्या करेगा? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा. मदर के साइड में रहता है, उसको ब्लड के थ्रू कनेक्टेशन रहता है, तो क्या क्या प्रोवाइड करेगा? थ्रू द प्लेसेंटा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय. द डेवलपिंग एम्ब्रॉय विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट. अब वो जो एम्ब्रॉय है वो वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट करेगा, विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड. वो कहाँ? वेस्ट मदर्स ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो एम्ब्रॉय प्रोड्यूस कर रहा है. अब वो सारा काम प्लेसेंटा का ही है. तो प्लेसेंटा का दोनों काम है, न्यूट्रिशन को भी प्रोवाइड करना, बाद में वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करना. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months. द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस. नेक्स्ट पूछा है, कभी कभी यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. तो इसके लिए आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझ लो. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. अगर एग नॉट फर्टिलाइज वो क्या हुआ? 1 दिन तक वेट करेगा. सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ. एवरी मंथ को प्रिपेयर होता है टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग. दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी. तो लाइनिंग कैसा हो जाता है? थिक और स्पॉन्जी हो जाती है. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रॉय. क्यों? कि वो एम्ब्रॉय को नरिशिंग के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है. इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ. नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना. अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, वो लाइनिंग ब्रेक हो जाता है, कम्स आउट द वेजिना एज ए ब्लड एंड म्यूकस. दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. ये इन्होंने बताया हुआ है. अब reproductive health, as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body's growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having bringing up children. तो कैसा जब हमारा बॉडी ग्रो हो रहा है या फिर ग्रो हो भी चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा माइंड इस चीज़ के लिए रेडी रहे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए. हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारा बॉडी या माइंड रेडी है. ऑल ऑफ अस आर अंडर प्रेस, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर. बहुत सारे प्रेशर रहते हैं लोगों को अबाउट देयर इशूज. दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम द फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग मेनी एक्टिविटीज वेदर वी रियली वांट और नॉट. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज, फैमिली से प्रेशर हो सकती है टू गेट मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रेन. ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी. गवर्नमेंट एजेंसी क्या बोल रही है कि ज़्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं. इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बी बिकम वेरी डिफिकल्ट. वो प्रेशर के बारे में इन्होंने बताया कि हमारा बॉडी और माइंड दोनों रेडी होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. वी मस्ट इज ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज. साथ में पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी जरूरी है ऑफ हैविंग सेक्स. वी हैव डिस्कस इन क्लास 9 दैट डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन वैरायटी ऑफ वेज. वाई डू यू फॉल इल एक चैप्टर था आपको लास्ट में क्लास 9th में, शायद आपने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा. उसमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट डिजीज़ के बारे में हमने देखा था. यहाँ पे भी कुछ वैसा ही डिजीज़ देखेंगे जो सेक्सुअल से रिलेटेड हो. Since the sexual act is a very intimate connection of body, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infections,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, सच एज कौन कौन से, ये सारे नाम याद रखने हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। कुछ वायरल भी हैं इन्फेक्शंस जैसे वॉट्स, और दूसरा नाम है हमारा HIV एड्स। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट? तो हाँ, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड कॉन्डोम फॉर द पीनस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो ये उन्होंने पहले बताया कि हम कैसे डिजीज से बच सकते हैं। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ टू पोटेंशियल टू लीड प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़ इसने ये भी सबसे जरूरी लिखा कि सेक्सुअल एक्ट हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स। और प्रेगनेंसी में क्या होता है? मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वीमेन, एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट हर वेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो इस तरह से प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत सारे ये है मेथड हैं। कौन कौन से मेथड इन्होंने दिया हुआ है? दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, ध्यान से समझना है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉलो इन नंबर ऑफ कैटेगरीज। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। कौन कौन से? वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। सबसे पहला है मैकेनिकल बैरियर, एक कैटेगरीज है या मेथड है। सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो कैसे होगा वो? तो यूजिंग कॉन्डोम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग ऑन द वेजिना कैन सर्व दिस पर्पस। पहला उसने ये बना। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस। दूसरा है कि हम हार्मोनल बैलेंस को ही चेंज कर दें। कैसे? ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। तो ये कैसे होगा? हम हार्मोनल बैलेंस को कैसे चेंज कर दें कि एग्स रिलीज ना हो? दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और एज ए पिल्स, जो मेडिसिन के तौर पे हम लेते हैं या लिया जा सकता है। हाइवर सिंस दे कैन चेंज हार्मोनल बैलेंस को ये चेंज कर देगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसी दवाइयाँ क्या करेंगे, ऐसे मेडिसिन साइड इफेक्ट जरूर कर सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है सच एज लूप। तीसरे नंबर पे आता है लूप और कॉपर टी। कॉन्डोम के बाद पिल्स का दिया इन्होंने, फिर लूप और कॉपर टी के बारे में बता रहा है। ये क्या करता है? आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगेन दे कैन कॉज, ये भी साइड इफेक्ट कर सकता है। क्यों? ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेरस। इफ द वैज डिफरेंस, अब दूसरा इन्होंने नेक्स्ट क्या दिया? इफ द वैज डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक। अगर मेल में हम लोग मेल में क्या करते, ब्लॉक करते वैज डिफरेंस, जिसको वैस्कोटोमी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा वर्ड वैस्कोटोमी, मतलब वैज डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है मेल ब्लॉक में। मेल इज ब्लॉक, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। इफ द फैलोपियन, अगर फैलोपियन ट्यूब को फीमेल में ब्लॉक कर दिया जाए, जिसको ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं, तो एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो दोनों में से कोई एक कर लिया तो हम सेक्सुअल इससे बच जाएंगे। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। और इसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करने वाले हैं? तो सर्जिकल मेथड। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infection. सर्जरी से भी इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है। एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, अगर अच्छे से ना किया जाए, अगर वेल ट्रेन डॉक्टर ना हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर ना हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा कि सर्जरी से अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी हटाया जाता है। दिस में बी मिस यूज बाई पीपल हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड। अब ये मिस यूज होता है एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल, जिसको हम लोग फीमेल फीटस को हटाने के लिए यूज करते हैं। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द मेल फीमेल मेल सेक्सुअल रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट द अलार्मिंग रेट इन द सेम sections in our society, some section in our society, although parental sex determination has been prohibited by law। अब ये एक लॉ भी बन चुका है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हो। लास्ट क्या दिया इन्होंने? अब वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज देयर पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा जरूरी क्या था कि इंक्रीज करना पॉपुलेशन का, पार्टिकुलर स्पीसीज का। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मेनी पीपल। अब जो पॉपुलेशन है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर एक घर में 4 लोग हैं
तो ठीक है, उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन एक ही घर में 10 लोग हों तो फिर मैनेज करना, उनका स्टैंडर्ड लिविंग को अच्छा रखना सबका बहुत ज़रूरी नहीं है कि मेंटेन हो पाए। However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant. If you look around us, what we can identify as the most important reasons for living standards. तो क्या क्या रीजन्स है आप खुद समझ सकते हो कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते चले जा रहे हैं। इस अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। अब ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इस चैप्टर को पहले क्या करो, एक बार खुद से पढ़ो, पहले अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लो। उसके बाद एक बार और मेरे वीडियोस को देखो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है या अंडरलाइन की हो तो वीडियो को पॉज करो, उसको लिख लो, बुक में ही लिख लो, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में ही लिख लिया करो पेंसिल से, ताकि दोबारा जब रिवीजन करो तो आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिले। ऐसा नहीं कि नोट्स कहीं और लिख दिया है, छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं और लिखे हुए हैं, बुक में अच्छी खासी जगह दी हुई रहती है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, चलो बाय।